Okay, very good afternoon, everyone. ओके सो बेटा क्लास आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में आपका टॉपिक चल रहा था कल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन के अंदर आप मुझे ये बताइए, कोई डाउट तो किसी को नहीं था? काफी हद तक हमने समझा था कि इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या इस पे फंक्शंस होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कल ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी क्या होती है ना, और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ये हम कल कर चुके हैं, राइट। फिर हमने ये भी समझा था, हाँ जी क्लास हो रही है। फिर हमने ये भी समझा था कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है, क्या ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। फिर हमने देखा कि हाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 48% पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या एग्रीकल्चर में एंगेज है, एग्रीकल्चर में काम करती है, जिससे कि हमें आउटपुट जो मिलता है वहां से 19% 19% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन यहाँ से होता है। ये हम पढ़ चुके थे कल। फिर कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज की डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये भी हम कल कवर कर चुके हैं। ओके, फिर हमने ये भी देखा था कि इंडिया में बेशक हम बोल रहे हैं आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन की इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हम खुद में इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें एटलीस्ट खाना तो बाहर से लेना नहीं पड़ता, सभी के पास खाने पीने के लिए सामान है, फूड ग्रेन्स हैं, गेहूं चावल इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक है वो 121 है आउट ऑफ 107 107 है। जो इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बेटा, वैश्विक भूख है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रैंक है इंडिया की वो 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज में। ये भी हमने कल समझ लिया था। इट मीन्स एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ओके जी, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? कोई भी डाउट? और बेटा क्लास का आपकी फर्स्ट टॉपिक होगा आज से जो हम क्लास टॉपिक शुरू करेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट करें हम बैंकिंग से, ठीक है। क्लास में आपकी हम शुरू करेंगे बैंकिंग, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद उसको शुरू करेंगे। चलिए, कल हमें डिस्कस कर चुके थे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। ओके, ये कल डिस्कस हो चुका था। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का क्या मतलब है। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो से आप क्या समझ रहे हो? देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र इन हिंदी। जब आप छोटे लेवल पे पढ़ रहे होते हो, जब आप थोड़े लेवल पे पढ़ रहे होते हो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, एक ग्रुप के बारे में पढ़ रहे होते हो, दैट मीन्स कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो। और जब आप एक बड़े कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, जब आप एक लार्ज अमाउंट में कोई चीज पढ़ रहे होते हो, इसका मतलब ये है बेटा कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरी आवाज सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल? अगर ऑडिबल है, मेरी आवाज क्लियर है और मैं आपको दिख रही हूं तो आप प्लीज मुझे थम्स अप कर दो, उसके बाद क्लास हम कंटिन्यू आगे करेंगे। फिर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए आप ये बताइए कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किसने किया। इकोनॉमिक्स को बेटा माइक्रो एंड मैक्रो में किसने डिवाइड किया? ये जो टर्म है ना माइक्रो मैक्रो की, ये कहां से आई है? हिंदी में? अच्छा ओके, हाँ जी, हाँ अब मुझे आपके कमेंट्स दिखेंगे, अब तक दिख नहीं रहे थे। मैं सोच रही थी कि आप कुछ मतलब यू नो कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब मुझे दिखा है कि हाँ क्लियर है, क्योंकि अब मेरे को कमेंट दिखे हैं।
तो बेटा इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटा सूक्ष्म लेवल पे जब हम पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि बताओ किसने इसको डिवाइड किया, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई एक इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे जो कि नॉर्वे से थे, उनका नाम था रैगनर फ्रिस्ट। रैगनर फ्रिस्ट ने 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट दिया, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सत्यजीत चौधरी, ये हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा टीजीटी पीजीटी के लिए। फिलहाल आपका जो बैच है वो टीजीटी का बैच है, हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं। रजिया क्या बोल रही हो आप? हाँ, किसी का क्वेश्चन ये है कि आप किसके लिए पढ़ा रहे हो, तो दूसरे का आंसर कि आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। अरे भाई एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। पीआरटी के लिए भी है, पीआरटी में भी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत आता है। हाँ बेटा, हैंड नोट्स आपको दिए जाएंगे आफ्टर सम टाइम्स, मैं जल्दी अरेंज करूंगी। ठीक है, आपको आज या कल में हैंड नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, तो इकोनॉमिक्स को हम 2 भागों में बांट देंगे। आप फेमिलियर हो ना हिंदी इंग्लिश में, कोई इशू तो नहीं हिंदी इंग्लिश का? अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, मैं उस तरीके से आपको लिखाऊंगी। फिर हिंदी में तो हिंदी में ही पढ़ना है मैडम, इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ना है, फिर दोनों में हम कंबाइंडली पढ़ लेते हैं। तो मैं दोनों में ही बायलैंग्वेज क्लास लेके चलूंगी, ताकि कुछ बच्चों का इंग्लिश और हिंदी का इशू ना हो, सभी को समझ में आ जाए। रवि मोहन हिंदी बोथ, हिंदी बोथ, अच्छा ओके ठीक है। हाँ, प्रायोरिटी बेस पर हिंदी है, ठीक है। तो बेटा अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया गया। किसने बांटा? नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे रैगनर फ्रिश ने बांटा, 1933 में बांटा। और किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो कहलाते हैं कौन? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं कि भाई एल्फ्रेड मार्शल किसके फादर है, तो आप क्या बोलोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ठीक है, ओके। और माइक्रो के किसको बोलेंगे? वही सेम, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। तो पहले इकोनॉमिक्स को हम 2 भागों में बिल्कुल नहीं बांटते थे। पहले इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स ही होता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स को हम 2 भागों में बांट देते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। किसने बोला कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए? तो किसने बोला? रैगनर फ्रिश ने बोला, 1933 में बोला। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है एक बारी, ठीक है। फिर ऐसे से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेगा एग्जाम में, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किसने बोला? किसने बोला है कि भाई जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, ये बात किसने बोली है? बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो विज्ञान है किसका? वो वेल्थ का विज्ञान है, वो धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात किसने बोली है? एडम स्मिथ ने बोली है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। इकोनॉमिक्स बेटा वेलफेयर मतलब क्या है? कल्याण, कल्याणकारी। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, किसने बोला? ये एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है। फिर किसने बोला? इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ स्कैरसिटी, कमी। स्कैरसिटी क्या होती है? कमी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में सब कुछ सबके लिए नहीं है, इकोनॉमिक्स में सब कुछ सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो बेटा किसने बोला? लियोनल रॉबिन्स की थ्योरी है। फिर क्या है कि भाई इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक। इकोनॉमिक्स तर्क का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र तर्क का विज्ञान है। ये किसने बोला है? ये बोला है जे.आर. हिक्स ने, कि जो अर्थशास्त्र है वो किसका विज्ञान है? वो तर्क का विज्ञान है। ये जे.आर. हिक्स की बातें हैं। फिर नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जहां पर हम अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो किसने बोली टर्म है? ये बोली है पॉल सैमुअलसन ने। ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो
ये जो आपके पीडीएफ के जो नोट्स हैं सारे, ये मैं आपको आज ही अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला है, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि बेटा कल हम यहाँ पे आ गए थे कि इंडिया एक कृषि प्रधान, भारत एक कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 48% जनसंख्या, बेटा 48% जनसंख्या एग्रीकल्चर में ही काम करती है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ये हम कल पढ़ चुके हैं, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या है, इसके अंदर आ जाएगा कृषि, है ना, इसके अंदर आ जाएगा डेयरी, इसके अंदर आ जाएगा मुर्गी पालन, बेटा इसके अंदर आ जाएगा मछली पालन, इसके अंदर आ जाएगा पशुपालन, इसके अंदर आ जाएगा खदाने, बागवानी, ये सब इसके अंदर आता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा अच्छा ऐसा है तो बताओ इससे जीडीपी को, देश की जीडीपी को कितने का कंट्रीब्यूशन है। बेटा बेशक जनसंख्या देश की लगभग 48% इसमें काम करती है, लेकिन जो हमारे देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जीडीपी, तो जीडीपी में इसका लगभग 19% का ही योगदान है, 19% का ही इसके अंदर योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान इसके अंदर नहीं है। हाँ वेरी गुड रवि, बहुत सही। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम कल ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इसको हमने कल क्लियर कर लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि भाई मैं आपसे बोल रही हूं कि भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। बेटा भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। That means India is an open economy. India is an open economy. अब ये ओपन इकोनॉमी क्या होता है भाई, ओपन इकोनॉमी से क्या मतलब है बेटा, ओपन इकोनॉमी से मतलब ये है कि इंडिया में बहुत बड़े अमाउंट में हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में निर्यात एवं आयात होता है, हम बहुत बड़े अमाउंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बहुत बड़े अमाउंट में हम ट्रेड करते हैं, बेशक हमारा जो व्यापार है वो घाटे का व्यापार होता है, क्योंकि हम चीजों को खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम हैं। हम क्या खरीदते हैं, हम इंडिया में डिफेंसिव आइटम खरीदते हैं जो कि रक्षा क्षेत्र में काम आते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हमने फ्रांस से राफेल मंगा लिया, ठीक है। हम बेटा पेट्रोल खरीदते हैं, हम गोल्ड खरीदते हैं बाहर से, पेट्रोल हम खरीदते हैं बाहर से। तो हमें जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इनको बाहर से खरीदते हैं और बेचते क्या है, हम चाय बेचते हैं, हम कॉफी बेचते हैं बाहर, हम अपने मसाले बेचते हैं, स्पाइसेस हम बेचते हैं बाहर देश के अंदर। तो हम खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है, ज्यादा अमाउंट का हम खरीदते हैं, थोड़े कम अमाउंट का हम बेच पाते हैं। इसलिए जो इंडिया का ट्रेड है, जो इंडिया का विदेश व्यापार है, वो घाटे का व्यापार होता है। बट हाँ, हम व्यापार तो करते हैं, पैसा बाहर से आता भी है, बाहर से जाता भी है, और जिस देश में पैसा बाहर से आता जाता है, ऐसी इकोनॉमी को हम खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। ठीक है, एक इकोनॉमी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझोगे, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये है जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम अमाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सेल परचेज होता है, वो करते ही नहीं है, उसमें सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो करता ही नहीं है। और जो थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया सामान को खरीदता बेचता भी है, वो भी चोरी छुपके चाइना से खरीदता है। जितना बेचेगा उतना इसको सेल भी कर देगा, उसका जितना बेचेगा उतना इसको सेल भी करेगा, सिंपल। तो जो नॉर्थ कोरिया की जीडीपी है बेटा, नॉर्थ कोरिया की जीडीपी हमेशा बराबर होगी किसके, जीएनपी के।
और जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ की जीडीपी बराबर होती है जीएनपी के, उसको हम बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं मानते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, बंद अर्थव्यवस्था वाला देश। इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, वी आर ओपन इकोनॉमी, हमें खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसीलिए बेटा हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी कभी भी बराबर नहीं होती है जीएनपी के, वो हमेशा अनइक्वल होगी। तो भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्लियर? इतना क्लियर है भाई सभी को? चलो अब थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? थर्ड पॉइंट मैंने बोला कि भाई भारत एक मिश्रित, बेटा भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि भाई आप क्या समझ रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी से? व्हाट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो मैं आपको बता दूं बेटा, जहां भी नाम आ जाएगा पीपीपी, पीपी का मतलब ट्रिपल पी का मतलब क्या? मतलब पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब निजी, जहां दोनों क्षेत्रों की होती है पार्टनरशिप, जहां पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं, उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि आप देखते होंगे इंडिया में कुछ स्कूल गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, कुछ हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, कुछ रोड गवर्नमेंट बनाती है, कुछ रोड प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेकर गवर्नमेंट से बनाता है, कुछ कॉलेज गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है ना, इस तरीके से। वेरी गुड। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की, इंडिया इज एन मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो ये जो इकोनॉमी है, अगर हम बात करें बेटा अर्थव्यवस्था के प्रकार की, यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था के अगर टाइप की बात करें, इकोनॉमी के टाइप्स की बात करें, क्लासिफिकेशन, अगर हम इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि इकोनॉमी को आप 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करोगे। बेटा फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंफ्यूज मत होना, इसी को हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। एक होती है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था। और कल से आपकी क्लास 2 आवर्स की होगी इकोनॉमी की, 12 से 1 में होगी। ठीक है, 12 से 1 में होगी। और ठीक है प्रशांत कुमार, मैंने क्लास चेंज कर दिया बेटा, एक तो 12 से 1 में होगी इकोनॉमिक्स का भी क्लास में, और फिर 2 से 3 में होगी। ठीक है। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड मतलब क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि इंडिया में जो ये जो देश, जो दुनिया में जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या है? बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां सरकार का रोल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जहां सरकार हर चीज में इंटरफेयर नहीं करती है, गवर्नमेंट हर चीज में घुसती नहीं है, गवर्नमेंट हर चीज में डिस्टर्ब नहीं करती है, वहां आप फ्रीली होकर काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, वहां गवर्नमेंट के बहुत ही कम रोक टोक होती है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करती नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका में कंचन प्रजापति, ये मैंने बोला था 1 2 3 का, लेकिन बेटा अभी कोई स्टूडियो फ्री नहीं है,
तो जो स्टूडियो मेरे को फ्री मिल रहा है, जो भी क्लास, जैसे ये रूम है, जो जब भी मुझे फ्री मिल रहा है तो मैंने उस टाइम पे लगवा ली है। मुझे स्टूडियो फ्री अभी नहीं मिला है, इसलिए क्लास अभी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, बीच में गैप देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बेटा जैसे कि अमेरिका हो गया, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गई, खासकर वेस्टर्न यूरोप, ऐसे देशों की जो जनसंख्या, जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नेंस करती है, गवर्नमेंट सिर्फ देश को चलाती है। यहाँ के देशों का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो फ्री है, वहां पर कोई भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ रहे हैं आप? अमेरिका में बच्चा बच्चा कमाता है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं, ध्यान रखो, अमेरिका में 4-4 साल के लिए प्रेसिडेंट 2 ही बार बना जा सकता है। अगर हम बात करें मिस्टर बराक ओबामा की, तो बेटा ओबामा 2 बार 4-4 साल के लिए देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका में, और वो आज एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं, वो आज एक इंश्योरेंस कंपनी में वर्किंग है। तो जो अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति रह चुका हो, अगर वो आज भी जॉब कर रहा है, तो समझो वहां के लोगों का माइंड सेटअप क्या होगा। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो अगर कोई गांव का प्रधान भी बन जाएगा, उसकी 2 पुश्ते कमाना बंद कर देती हैं, है ना। और अगर गलती से चाचा विधायक बन गए, अगर गलती से चाचा विधायक बन गए, तो शायद 7 पुश्ते कमाना बंद कर देंगी। और अमेरिका में जब वो खुद राष्ट्रपति थे, तो जो उनकी बेटियां हैं, डॉटर, वो उस टाइम पर एक कैफेटेरिया में जॉब करती थी। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना। अगर आपके जो फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं रिलेटिव में, कोई दूर दराज का भी है, कोई आप राजनीति में है, तो आप लोग काम करने, मतलब मैं भी काम करना बंद कर दूंगी, मुझे क्या जरूरत है, सरकार तो हमारी चल रही है ना, सरकार ही हमारी हो जाती है, फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। ये बोला है एडम स्मिथ ने। बेटा एडम स्मिथ, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी, एडम स्मिथ जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी, इन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया में जो ये इकोनॉमी है दुनिया भर में, हर एक देश को, एडम स्मिथ ने ये बोला कि हर एक देश की जो ये अर्थव्यवस्था है, उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाना चाहिए। एडम स्मिथ खुद स्कॉटलैंड से हैं। एडम स्मिथ को ही हम बोलते हैं जनक, अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम एडम स्मिथ को। इन्होंने ये बोला कि हर एक कंट्री को अपने देश में जो इकोनॉमी है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाना चाहिए। सभी देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश होना चाहिए। ये इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ये भी इन्होंने बोला। चिरंजीव कुमार अकेला, आप क्या लिख रहे हो, मैं पूरा रीड करती हूँ। रामनाथ कोविंद की डॉटर एयर होस्टेस हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो बेटा अर्थशास्त्र के जनक इनको बोला जाता है, एडम स्मिथ को। और इनकी कई बार आपसे बुक का नाम पूछ लेगा, इन्होंने कौन सी फेमस बुक लिखी है, तो इनकी फेमस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक, उसमें से एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन नाम से, जिस बुक को लिखा गया था 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो लिखी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने बोला कि हर एक देश को समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला होना चाहिए, जहां पर कम से कम गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन हो, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ना लगाए। ठीक है, अब ये तो हो गई बेटा पूंजीवादी। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की, कि भाई इसको किसने बोला, प्रपोज किया। इसके अंदर क्या होता है, जहां सभी विभाग प्रत्यक्ष रूप से देश की सरकार चलाती है।
मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो बोलेगी वही होगा। गवर्नमेंट बोलेगी कि मुझे वो डिपार्टमेंट में ये करना ये करना, तो वैसे ही होगा। इट मीन्स सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में। जैसे कि कहाँ चलता है, जैसे कि बेटा ये चलता है चाइना में, ये चलता है रशिया में। अब रशिया के और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वो कब तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे? वो कब तक बने रहेंगे प्रेसिडेंट? भाई जब तक उनका मन है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जीवित हैं, वो देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे इंडिया की तरह नहीं कि 5 साल के बाद आपको जाना पड़ेगा। वहां ऐसे भी नहीं कि आपको 4 साल के बाद जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा वहां पे कुछ है ही नहीं। वहां पे जब तक इनका मन करेगा, जब तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे, सब कुछ इनके अंडर में होती है। इवन चाइना में तो फैमिली प्लानिंग भी हाँ, यहाँ सब बड़े वाले हैं। तो इवन चाइना में तो फैमिली प्लानिंग भी, कितने बच्चे पैदा करने हैं, वो भी वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है ना। तो चाइना और रशिया जैसे देश इसके एग्जाम्पल हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो थ्योरी है बेटा, इस थ्योरी को प्रपोज किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, जो कि कहां से थे? जर्मनी से। जर्मनी से कार्ल मार्क्स, बहुत बड़े फिलोसोफर। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कभी ये नहीं बोला था कि सब कुछ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले। उनका मतलब ये था कहने का कि गवर्नमेंट सबको इक्वल लेकर चले, गवर्नमेंट सबको बराबर लेके चले, गवर्नमेंट कभी भी किसी में कोई भेदभाव ना करे, गवर्नमेंट के नजरों में सभी लोग कॉमन होने चाहिए। इट मीन जिनकी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड थी? कम्युनिज्म पे। कम्युनिज्म पे बेस्ड थी कि सभी लोग कॉमन है, गवर्नमेंट कोई भी अमीर गरीब का, काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये बोला था। गवर्नमेंट ने उस टाइम पर, कार्ल मार्क्स ने ये बोला कि ऐसा हर एक देश में होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के सरकार सबको साथ में लेकर चले। अब धीरे धीरे वो जो कम्युनिज्म था वो सोशलिज्म में आ गया कि गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने अंडर में ही कर लिया। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि जो सोशलिज्म है बेटा, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, तानाशाही, डिक्टेटरशिप का रूप ले रहा है। डिक्टेटरशिप का रूप ले रहा है। वेरी गुड चिरंजीव, गुड। ठीक है सानिया, किस बात पे तुम लोग हंस रहे हो जो मुझे भी नहीं पता है क्लास में क्या चल रहा है? तो बेटा तानाशाही का रूप आ गया। अब समझो ना कि भाई कोई कह रहा है कि मैं अपनी कुर्सी से हटूंगा ही नहीं, मैं तब हटूंगा जब तक मैं मरूंगा नहीं, मतलब तानाशाही हो गई। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे रखे थे कि गवर्नमेंट सबको बराबर लेकर चलेगी, गवर्नमेंट सबका साथ बनाकर चलेगी। लेकिन उनको क्या पता था कि चाइना जैसे गवर्नमेंट भी आएगी और जो गवर्नमेंट बोलेगी फिर लोगों को वही मानना पड़ेगा। लोग मानना नहीं भी चाहते होंगे तो भी मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कई बार आपसे कि बताइए कार्ल मार्क्स की बुक का नाम क्या है? तो बेटा इनकी जो बुक है बड़ी फेमस सी बुक है, वो भी आप उसका नाम लिख लेना। बुक का नाम है जी दास कैपिटल। बुक का नेम है दास कैपिटल बेटा, दास कैपिटल। और कैपिटल में के आएगा, सी नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना। इस बुक को लिखा गया था 1867 में। दास कैपिटल नाम से बुक है। वेरी गुड रवि। हाँ, लेकिन रवि आप क्या करो बेटा, कैपिटल को के बना लो, सी नहीं है ये। हाँ, वेरी गुड प्रशांत कुमार, बहुत सही। हाँ, दास कैपिटल। ठीक है, ओके। इस बुक को लिखा गया था 1867 में। ठीक, अब हमने क्या अपना लिया? लेकिन बेटा हमने क्या अपनाया कि भाई हम क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो दोनों चीज चलेंगी। क्या? हमारे यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट, मतलब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसे देश की जनसंख्या पे गवर्नमेंट रूल करेगी। मतलब क्या है, मैं आप थोड़ा इसे यहाँ पे बता देती हूँ। बेटा इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप होती है। ठीक है, दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। ऐसी इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया और बेटा फ्रांस जैसे देशों में। ठीक है,
ऐसी इकोनॉमी है जिसको प्रपोज किया किसने? मिस्टर J.M. किन्स ने। J.M. एक सेकंड, मैंने कुछ आपको पढ़ाया था ना अभी। चलो मैं देखूंगी बाद में से। ये थ्योरी है J.M. किन्स की। J.M. किन्स, हाँ मुझे याद आ गया बेटा, गलती से मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, गलती से एक मिस्टेक हो गई। क्या हो गई गलती से मिस्टेक? गलती से मिस्टेक ये हो गई है कि ये जो गलती से मैंने लिखा दिया ना अल्फ्रेड मार्शल, ये अल्फ्रेड मार्शल नहीं है। ये जो नाम है ये आएगा आपका J.M. किन्स। ये J.M. किन्स की थ्योरी है। सॉरी, एक करेक्शन कर लेना, मुझे लगा ही था कोई डाउट हो सकता है, मुझे लग रहा था पहले भी। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स J.M. किन्स की थ्योरी है, वो बाय मिस्टेक अल्फ्रेड मार्शल आ गया था, ठीक है, उसके लिए आई एम अगेन सॉरी, गलती से हो गया था। नाम J.M. किन्स है। हाँ, तो J.M. किन्स की थ्योरी है, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो कैसे माइंड से पता नहीं कैसे रिप्लेस दिमाग में आया नहीं मेरे को नाम, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स J.M. किन्स को ही बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्रिटेन से थे। अब इनकी बड़ी ही एक फेमस बुक है, बुक का नाम एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई बुक का नाम बता दीजिए इनकी। तो बेटा इनकी बुक का नाम है, इनकी जो बुक है उस बुक का नेम क्या है? हाँ बिल्कुल प्रशांत, 5वीं रैंक है इंडिया की इसमें। हाँ मैं भी इस पे भी आऊंगी पॉइंट पे। बेटा बुक का नाम आप लिखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट and the general theory of employment, interest and money। इस बुक को लिखा गया 1936 में। इस बुक को बेटा लिखा गया 1936 में। दिस बुक रिटन बाय J.M. किन्स। J.M. किन्स की थ्योरी है, इस बुक को लिखा गया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। वेरी गुड पूजा, बहुत सही, ठीक है बेटा। ये हिंदी जो बुक का नाम है ना, हिंदी में ये हिंदी इंग्लिश आप कैसे लिखोगे, बुक का नाम तो ऐसे रहता है। तो बुक का नाम यही है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जिस बुक को लिखा गया 1936 में। इसके फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं किसको हम? J.M. किन्स को। ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे, ठीक है। ऐसी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया और फ्रांस जैसे देशों में चलती है, और यहाँ पे चलता है क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वेरी गुड चिरंजीव, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ जी वेरी गुड। चलिए, तो एक बात हो गई कि भाई इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, फिर आपने बोला कि भाई इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, फिर आपने पढ़ा उससे पहले कि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कल वाली क्लास में, ठीक है, कल इन द सेंस जब भी क्लास लास्ट थी। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। बेटा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि बेटा भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। मतलब क्या है कि इंडिया अभी विकसित नहीं हुआ, भारत अभी विकसित हुआ नहीं है, इसमें अभी विकास होना बाकी है। आप देखते होंगे जगह जगह लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, दैट मीन्स कि कार्य प्रगति पर है, ठीक है।
कार्य बेटा, कार्य प्रगति पर है। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई अभी हम डेवलपिंग हैं। और आप देखते होंगे कि देश में क्या चल रहा है, देश में चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। इंडिया को स्वतंत्र हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे 2047 में, ठीक है। और देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। 2047 में बेटा इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, हम अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे। और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 2047 में इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। बेटा इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाएगा, भारत एक विकसित देश बन जाएगा, ठीक है, 2047 में, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। मैं आपको ये बताती चलूं यहाँ पर कि इंडिया एट प्रेजेंट वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बेटा हम विश्व के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। हमारी जीडीपी बाय नॉमिनल कितनी है बेटा, $3.75 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, ठीक है। इसके साथ हमारी रैंक वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में जो हमारी रैंक है वो 139वीं है, 139th रैंक पर हम आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार में, अगर हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा, बेटा विदेशी मुद्रा भंडार में, तो हमारे पास लगभग 605 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। और इसमें हमारी रैंक 4थे नंबर पे आती है। इसमें जो हमारे पास गोल्ड है, जो सोना है, येलो गोल्ड, उसमें हमारी रैंक 9th है, हम 9वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। लगभग आरबीआई के पास बेटा 800 मेट्रिक टन्स गोल्ड है। आरबीआई के पास जो गोल्ड है वो लगभग 800 मेट्रिक टन्स का गोल्ड है, 800 मेट्रिक टन्स का गोल्ड है। रैंक 1 पे अभी भी अमेरिका है, इकोनॉमी में बेटा रैंक 1 पे अभी भी अमेरिका है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद जापान है, फिर हम हैं इंडिया। और ये सुनने में आता है कि इंडिया 2027 में इसको बीट कर देगा, 30 में इसको बीट कर देगा, 2030 में हम 3रे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। ओके जी, चलो वेरी गुड। और एक बात और बेटा, ये देखो एक टर्म होती है फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कि ये आप हो, हंसते हुए से, खिलखिलाते से, बेटा आपको इंडिया में जॉब करने का मन नहीं है या फिर आपका मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब आप मान लो कि आप अमेरिका गए, ठीक है, या फिर आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको इंडिया में जॉब नहीं मिल रही, ऐसा मान लो, ठीक है। आप गए अमेरिका और अमेरिका में आपने जाके जॉब सर्च करना शुरू करा, जॉब आपको मिल गई और जॉब आपको अच्छी खासी मिल गई है, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन कमा रहे हो आप डॉलर में, ठीक है, आप डॉलर में कमा रहे हो और आपकी फैमिली अभी भी रहती है भारत में ही, इंडिया में ही रहती है। तो आपको संस्कार बहुत अच्छे मिले हैं। वो कैसे कि भाई आप कमाओ कहीं भी जाकर, लेकिन पैसा कहाँ भेजोगे? भारत में। तो आप डॉलर में कमा रहे हो, पैसा कहाँ भेजोगे बेटा? भारत में। आपका जन्म तो इंडिया में हुआ है, आप इंडिया में पढ़े हो और पढ़ने के बाद आप देश छोड़ के देश के बाहर चले गए, वहां पे जाके जॉब कर ली। इट मीन्स आप कौन बन गए हो? आप बन गए हो एनआरआई। एनआरआई का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। आप बन गए अप्रवासी भारतीय। एनआरआई कब बन जाते हैं? जब कोई भी व्यक्ति 6 महीने या फिर 182 दिनों से ज्यादा देश के बाहर रहता है।
जब कोई भी पर्सन बेटा इंडिया से बाहर 6 महीने से ज्यादा या फिर 182 दिन से ज्यादा देश के बाहर रहता है, उसको हम NRI बोल देते हैं। तो बेटा जो आप पैसा कमाकर देश के बाहर से इंडिया में भेज रहे हो, आप कमा रहे हो डॉलर में, उस पैसे को आप भेजोगे इंडिया में, वो जाएगा पहले इंडिया के बैंक में, फिर जो बैंक है उस पैसे को कन्वर्ट करेगा रुपए में और आपकी फैमिली के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो आपने पैसा कमाकर बाहर से इंडिया में भेजा है, मतलब पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है, क्योंकि आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में 31 मार्च, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है बेटा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 31 मार्च 2023 तक, एक साल के अंदर अंदर, एक साल में मतलब 22 से 23 के बीच में बेटा, 22 से 23 के बीच में इंडिया के अंदर जो हमने पैसा रिसीव किया है बाहर से, जो हमारे एनआरआईज ने कमाकर इंडिया में भेजा है, उसमें इंडिया की रैंक 1 है। फर्स्ट रैंक पे आता है इंडिया फॉरेन रेमिटेंस के मामले में, और इस बार इंडिया को $100 बिलियन रिसीव हुए हैं। रैंक 1 है इंडिया की फॉरेन रेमिटेंस के मामले में। ओके, और कई बार क्वेश्चन पूछेगा, बताइए आपसे कि भाई NRI डे हम कब करते हैं सेलिब्रेट? तो बेटा NRI डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौट कर आए। तो उसी उपलक्ष्य में हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में NRI डे। ये तो बहुत अच्छा है बेटा, ये तो बहुत अच्छा है। जब पैसा लोग कमा के बाहर से इंडिया में भेजेंगे तो अच्छा ही है। देखो एक सेंस में देखोगे कि भाई जो देश की प्रतिभा है, जो देश के अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं, वो देश के बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब उनको उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी तो बेटा वो तो बाहर जाएंगे ही, है ना। जब कोई देश के पढ़े लिखे लोग देश के बाहर जाते हैं और वहां पे जॉब करना शुरू करते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, कि भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब क्या है कि भाई प्रतिभा पलायन, प्रतिभा का पलायन हो रहा है बेटा। 25% लगभग डॉक्टर्स अमेरिका में इंडियन है, 35% इंजीनियर्स लगभग अमेरिका में इंडियन है। तो अगर इन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में ही मिल जाता तो ये लोग देश छोड़ के जाते ही क्यों, है ना। इतना बड़ा लेवल पे बाहर के जाके लोग जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन CEO बने हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट इनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती तो हमारे पास भी अपना गूगल होता, हमारे पास भी अपना माइक्रोसॉफ्ट होता, हमारे पास भी अपना एक अमेजन होता। ठीक है, तो अगर अभी इंडिया में फिलहाल वो वाली अपॉर्चुनिटीज हम उनको नहीं दे पा रहे, तो वो अपना टैलेंट बेकार नहीं करेंगे, वो देश के बाहर जाएंगे और वहां जाके जॉब करेंगे, पैसा कमाकर अपने देश इंडिया में भेजेंगे। मैं आपको बता दूं, जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, जब 1991 में देश के अंदर आर्थिक संकट आया था बेटा, इंडिया में जब जब संकट आया है 3 लोगों ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले हैं देश के किसान, फार्मर्स, जो देश के लोगों को भूखे नहीं सोने देते हैं। दूसरी है देश की आर्मी, जो हर मौसम में देश के बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा करती है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ये NRIs, जो इंडिया को फंडिंग करते हैं, जो इंडिया को पैसा भेजते हैं। जब 1991 में हमारे पास लगभग $2 बिलियन का ही रिजर्व रह गया था। ये वही अमाउंट है जो कि आज कितने का बन गया है, आपको बताया था मैंने अभी, $605 बिलियन का बन गया है। आज हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम लगभग 1-2 साल तक आराम से बैठकर देश में इंपोर्ट बाहर से खरीद सकते हैं। लेकिन 1991 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन का ही रिजर्व रह गया था। ये इतना ही रिजर्व था कि शायद हम 1 सप्ताह 1 वीक ही निकाल पाते, हमारे पास पैसा ही नहीं था। ठीक, जो आज हालात श्रीलंका के हैं वो हालात हम देख चुके हैं अपने 1991 में। उस टाइम पर तो मिस्टर मनमोहन सिंह ने, मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने LPG
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लॉन्च कर दिया और इंडिया में सिस्टम को ठीक करने में अपना योगदान दिया। तो उस टाइम पे जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट थी, तो अपने देश को संकट से उबरने के लिए एनआरआईज ने बहुत बड़े अमाउंट में देश के अंदर पैसा भेजा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? बहुत सही, बहुत सही बेटा। हाँ, क्या था एफडीआई के बारे में? हाँ, मैं आपको बता दूं बेटा एफडीआई के बारे में। देखो, आपको जो क्लास है ना, 2 क्लास में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ है आपकी, और जैसे पहली क्लास हुई है 14th को, उसमें भी आपकी क्लास का हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ही देखा है। ठीक है, जो क्लास का नेक्स्ट टॉपिक होगा विच विल बी पब्लिक फाइनेंस, हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। बजट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, उसके अंदर आप पढ़ोगे टैक्स क्या होते हैं, टैक्स कैसे काम करते हैं। जो क्लास का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बजट होगा। ठीक है, 2 क्लास आपकी हुई है इंट्रोडक्शन की। हाँ, जिनको एफडीआई में दिक्कत, थोड़ा समझ लो बेटा। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फिलहाल लगभग इंडिया के इसमें 8th रैंक है। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया ने रिसीव किया इस बार सिंगापुर से। सिंगापुर, अगर इंडिया में बेटा 100 रुपए आते हैं तो 100 रुपए में से 27% अमाउंट हमको देश के अंदर सिंगापुर से मिलता है। इंडिया सिंगापुर में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री है। सिंगापुर के बाद मॉरिशस, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद यूएई वगैरह वगैरह का नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओ थैंक यू सो मच रवि रजिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा क्वेश्चन? यहाँ पे ये बनेगा कि भाई एफडीआई, देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं एफडीआई में, एफआईआई में और एफपीआई में, कि भाई एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं ये सब चीजें आराम से करा दूंगी। ठीक है, लेकिन आपको बेटा इन सब को समझने से पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या, आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि भाई एफडीआई में पहली बात तो इन्वेस्टमेंट ही क्या होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज निवेश। निवेश करने से क्या मतलब है, निवेश से आप क्या समझ रहे हो बेटा, समझो। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम कहीं पे 100 रुपए लगा रहे हैं तो बदले में हमको कम से कम 110 तो मिले। भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो कम से कम मुझे 110 तो मिले एटलीस्ट। हाँ प्रशांत, बिल्कुल एफडीआई से हेल्प होती है, बट जब देश के बाहर से कंपनी इंडिया में आते हैं, जैसे कि मान लो मैकडी है, आपने मैकडी का बर्गर खा लिया होगा। अब ये मैकडी है, ये इंडियन कंपनी तो नहीं है। जब ये कंपनी बाहर से इंडिया में आई तो उसको जॉब देनी पड़ी लोगों को, किसको, इंडियन को। अब इंडिया के लोग तो मैकडी में बैठ के बर्गर बेच रहे हैं, है कि नहीं, लोगों को रोजगार मिलता है। नई नई टेक्नोलॉजी देश के बाहर से इंडिया में आती है, हम नए नए इनोवेशंस देखते हैं। वो सब कुछ कैसे पॉसिबल है, एफडीआई की वजह से पॉसिबल है। आज जो आप मेट्रो देख रहे हो, बुलेट ट्रेन देख रहे हो, रैपिड मेट्रो देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये सब एफडीआई है। ठीक बेटा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो निवेश होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। निवेश, निवेश 2 टाइप का होता है। एक होता है ये जीएफआई, ठीक है, एक होता है ये बीएफआई। जीएफआई बीएफआई, जीएफआई क्या है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, आप समझो, समझ लो आप कि भाई कोई पॉइंट है बेटा ए और कोई पॉइंट है बी। आपने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में एक हाईवे बनाना है। मान लो आप सरकार हो, ठीक है, आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट हो, आपने ये सोचा कि भाई मैं यहां से लेकर यहां तक एक हाईवे बनाना चाहता हूं, और आपको इस हाईवे को बनाने में लगभग, एग्जाम्पल ले लो आप, कि आपको 10,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। एग्जाम्पल, आपने कोई हाईवे बनाया, हाईवे को बनाने में आपको बेटा लगभग 10,000 करोड़ की लागत, कॉस्ट
आ रही है। क्लियर? तो आप ये हाईवे बनाना शुरू करोगे। अब बेटा हाईवे आपने बनाना शुरू करा, करते 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 हुआ ये कि भाई यहाँ तक आते आते मान लो कि पैसा खत्म हो गया। ऐसा पॉसिबल है ना कि भाई मैंने सोचा कि मेरा घर 25 लाख में बन के तैयार हो जाएगा। अब बेटा सोचने में और होने में तो फर्क है। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं 25 लाख में अपना घर बना के तैयार कर दूंगी, बट अगर मैं घर की टाइल्स ही सिंगापुर से मंगा कर लगवाऊंगी अपने घर में, तो बजट तो मेरा बिगड़ेगा ही ना। बिगड़ेगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, बिगड़ जाएगा। तो जो हम ये सोचने के ना हमारा काम इतने में हो जाएगा, कभी कभी इतने में होता नहीं है, हमें उसमें एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ता है। तो बेटा ये हुआ ये है कि जब आप किसी नए काम पर, नए प्रोजेक्ट पर, जब आप किसी नए काम को पूरा करने के लिए उसमें नया फंड, नया पैसा लगाते हो, तो बेटा उसको हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ग्रीन का मतलब है यहाँ पे फ्रेश या न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब पहली बार पैसा लगाया जा रहा है किसी काम में। जब किसी काम को करने के लिए आप पहली बार उसमें निवेश करते हो, दैट मीन्स कि आप ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब मान लीजिए कि आपने ये काम करना शुरू करा, ठीक है बेटा, आपने ये काम करना शुरू किया और काम करते करते यहाँ तक ये पैसा खत्म हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब क्या करना है कि भाई इस बचे हुए काम को पूरा करने के लिए मान लीजिए अब ये काम कोई नया तो है नहीं, अब ये तो पुराना प्रोजेक्ट है, पुराना काम है। बेटा जब आप किसी नए प्रोजेक्ट को कभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, अब आप किसी पुराने काम को पूरा करने के लिए ही वापस से उसमें एक नया पैसा फिर से लगा रहे हो। मान लीजिए आपने बोला कि भाई ये जितना काम जो रह गया है इसको पूरा करने के लिए अभी मुझे 1000 करोड़ रुपए और चाहिएंगे। जब आप किसी पुराने काम को पूरा करने के लिए उसमें नया पैसा फिर से लगाते हो, ठीक है, वो जो पैसा लगा रहे हो वो क्या कहलाया जाएगा? वो बन जाएगा आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इट में सिंपल सी बात है, नए काम को पूरा करने के लिए नया पैसा लगाओगे तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और बेटा पुराने काम को पूरा करने के लिए नया पैसा लगाओगे आप तो वो हो जाएगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे कर रहे हैं वाइंड अप, एंड सॉरी कि आपकी क्लास थोड़ी डिले शुरू हुई क्योंकि थोड़ा सा क्लियर स्टूडियो का नंबर नहीं था मेरे को भी। ठीक है, अभी नई नई बात है, मेरी नई नई क्लास मैंने ली है यहाँ पर। सो आई डोंट थिंक कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कतें होंगी, एंड होपफुली कि आपकी जो क्लास है कल वो 2 टाइम में होगी, 12 से 1 में होगी और 2 से 3 में होगी। कोई भी आपके डाउट हो इकोनॉमिक्स को लेकर, सभी डाउट को यहीं पे किया जाएगा क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड थैंक यू सो मच गाइज आपके एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट।